नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल बी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम सातवाहन वंश के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत में विकसित हुआ या उद्भवित हुआ एक राजवंश था और इसे दक्षिण भारत का प्रथम राजवंश माना जाता है। आज इसके हम उद्भव, विकास, सातवाहन कौन थे और इनका राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक था, इन सब के बारे में तथा इनके कुछ प्रमुख शासक जैसे कि सातकर्णी प्रथम और गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो यदि सातवाहन वंश का या सातवाहन साम्राज्य का विस्तार देखना चाहें तो हमें यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रों में और कुछ जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र इसके अंतर्गत दिखाई पड़ता है। इसे दक्कन का क्षेत्र या कहूँ जो है दक्षिण भारत का प्रथम राजवंश भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पहले जब मौर्य काल का दक्षिण भारत में नियंत्रण था तो उसके जो शासन का केंद्र था वह उत्तर भारत में था, जो कि मगध में स्थापित था। इस वजह से उसे दक्षिण भारत का अगर हम कहें उद्भवित हुआ या दक्षिण भारत में विकसित हुआ पहला राजवंश हम सातवाहन वंश को मानते हैं। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी दोस्तों प्रतिष्ठान थी। अब इसके प्रशासक की या इसके आगे जानने से पहले हम इसके सबसे पहले संस्थापक के बारे में जान लेते हैं। जिसके संस्थापक के बारे में जो साक्ष्य मिलता है उसमें कहीं कहीं हमें सिंधुक या सिमुक नामक व्यक्ति के द्वारा इसकी स्थापना के बारे में जानकारी मिलती है। और मान्य गण मतों के द्वारा यह है कि कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की मृत्यु के बाद यह उनको हत्या करके सुमुक ने जो है सातवाहन वंश की स्थापना की थी। चूंकि यह जो सिमुक थे यह आंध्र प्रदेश की एक जनजाति से संबंधित थे, जो कि एक आंध्र जनजाति के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे आंध्र वंश भी कहते हैं। हालांकि इसको लेकर के विवाद है जो आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम इसके एविडेंस के बारे में जान लें या इसके अध्ययन के स्रोत क्या है या इस सब्जेक्ट के बारे में इतिहास लेखन में इसके हम क्या क्या प्रयोग करते हैं सोर्स के रूप में, यहाँ सबसे पहले नाना घाट का गुहा लेख जो कि पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पे गौतमीपुत्र सातकर्णी गलती से लिखा गया है, इसको आप लोग गौतमी बलश्री जो कि गौतमी सातकर्णी की माता जी थे उनके द्वारा लिखवाया गया नासिक का गुहा लेख, यज्ञश्री सातकर्णी का नासिक गुहा लेख तथा सातवाहन व शक नरेश के सिक्कों के हम सहायता लेते हैं या कहीं इन्हीं के आधारों पर हम सातवाहन वंश के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात आती है स्थापना काल की। इसकी स्थापना को लेकर के बस थोड़ा सा विवाद है। वैसे ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि इसकी स्थापना 60 ईसा पूर्व हुई थी, लेकिन दो विद्वान हैं स्मिथ व रेपसिन। इनका मानना है कि इस वंश की स्थापना जो है 60 ईसा पूर्व नहीं हो सकती और यह जो है 250 से लेकर 300 बीसी के मध्य में स्थापित हुआ साम्राज्य था। अब आइए जानते हैं कि इसके बारे में इन्होंने ऐसा क्यों कहा। इनका जो प्रमाण है, जो एविडेंस है वह देते हैं तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख का हवाला देते हुए जो कि कलिंग नरेश खारेवाल के द्वारा लिखवाया गया था और उसमें यह वर्णन मिलता है इनके अनुसार कि जो है जो सिमुक का या सिंधुक का पुत्र सातकर्णी प्रथम था वह जो है, और एक मैं आप लोग कंफ्यूजन दूर कर दूं, सातकर्णी प्रथम और गौतमीपुत्र सातकर्णी ये दो अलग अलग शासक हैं और इनके दोनों के बीच में करीब 100 साल से ज्यादा का अंतर है। ठीक, इसको लेकर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। गौतमीपुत्र सातकर्णी को सातकर्णी द्वितीय के नाम से जाना जाता है। तो जो सातकर्णी प्रथम था वह कलिंग नरेश खारेवाल का समकालीन था। अब ये कहते हैं कि अगर 60 बीसी में इस वंश की स्थापना हुई और 60 में से अगर हम 23 घटा दें तो 27 बीसी हो जाता है। और सिमुक की बात, क्योंकि तब तक सातकर्णी प्रथम जो है वह वयस्क नहीं हुआ था या मैं कहूँ तो वह जो है राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं था, जिसके कारण कृष्ण या कान्हा नाम का उल्लेख मिलता है जो कि सिमुक के छोटे भाई थे। वो गद्दी पर बैठते हैं और शासन को चलाते हैं और वो जो है 18 वर्षों तक शासन करते हैं। तो यानी हम 37 में से 18 घटा दें तो 19 बीसी आ जाता है। यानी अब हम सातकर्णी प्रथम की अगर तिथि देखें और 60 बीसी के अकॉर्डिंग देखें कि इस वंश की स्थापना 60 बीसी में हुई थी तो हमें क्या दिखाई पड़ता है। सातकर्णी प्रथम की तिथि वह दिखाई पड़ता है 19 से 20 बीसी के आसपास। अगर हम 2-4 साल का वेरिएशन लेके भी चलते हैं तो मतलब 20 से 25 बीसी के आसपास दिखाई पड़ेगा हमें। लेकिन जो खारेवाल था उसकी जो सबसे मान्य तिथि है जो प्रमाणित हो चुकी है वह 193 बीसी है। अब इन दोनों के बीच में लगभग 170 साल का अंतर आ रहा है।
तो इसी मत को लेकर के इन दोनों विद्वानों का मानना है कि जो सातवाहन वंश की स्थापना हुई थी वह जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व हुई थे। अब अगला सवाल आता है कि सातवाहन कौन थे। सातवाहन कौन थे मतलब जैसे कि इस वंश का पहले कोई हमें विकास नहीं दिखाई पड़ता है, कोई इतिहास इसका जो है पिछला हमें नहीं दिखाई पड़ता है। इसके कारण एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये जो दक्षिण भारत में राजवंश उत्पन्न हुआ या उद्भवित हुआ, ये कौन थे, ये कहाँ से संबंधित थे। जैसे कि हम यह कह सकते हैं कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य तो वो क्षत्रिय वंश से संबंधित था, हालांकि आगे चलकर वह जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है। ठीक, तो उसी प्रकार सातवाहन कौन थे, ये आर्य थे, ब्राह्मण थे, गैर ब्राह्मण थे। हालांकि सातवाहन अपने आप को ब्राह्मण मानते थे। तो इसका जो पहला साक्ष्य मिलता है विद्वानों द्वारा पुराणों से लिया जाता है और यह मिलता है कि सातवाहन जो है वह आंध्र प्रदेश की एक जनजाति से संबंधित थे और इसी कारण इनको जो है अनार्य मानते हैं। अनार्य उन्हीं कहते हैं जो आर्य नहीं थे। नंबर 1 एविडेंस देते हैं इनका आर्य न होने का। नंबर दूसरा एविडेंस यह दिया जाता है कि उत्तरीय ब्राह्मण में इनका उल्लेख जो है वो एक जो है अनार्य के रूप में किया गया है। नंबर दूसरा एविडेंस। और तीसरा ये लोग एक लक्षण बताते हैं कि जैसे कि आर्य जो है वो एक पितृसत्तात्मक समाज था। आप सभी जानते हैं वहां की मतलब पिता की वैल्यू ज्यादा थी माता की अपेक्षा। तो इन शासकों की शुरुआत में जो है माताओं का नाम का उल्लेख है। तो ये आर्य कैसे हो सकते हैं। इन्हीं सब सवालों के साथ इन्हें जो है विद्वान अनार्य या जनजाति समुदाय का बताते हैं। हालांकि इसका खंडन होता है और यह बताया जाता है कि सातवाहन आंध्र जनजाति से संबंधित नहीं थे। वह जिस क्षेत्र में रहते थे उसे आंध्र क्षेत्र कहा जाता था, इसलिए इस वंश को आंध्र वंश कहा जाता है। और चूंकि दक्षिण भारत का आर्यीकरण उत्तर भारत के सापेक्ष में थोड़ा देरी से हुआ, इसलिए ऐसा विद्वानों का मानना है कि शुरुआती दौर में हमें आर्यों के नाम में जो सातवाहन के शासकों के नाम है सिमुक, सातकर्णी, इन सब के नामों में हमें आर्य का प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरी बात जो माता को लेकर के दी गया था विद्वानों के द्वारा, तो उसमें विद्वानों का यह मानना है क्योंकि इस राजवंश में हमें महिलाएं जो है बहुत शिक्षित प्रशिक्षित दिखाई देती हैं और उनके चूंकि जैसे कि गुहा लेखों का निर्माण भी करवाया है तो यह भी माना जाता है कि उनका प्रशासन में भी काफी भाग रहा होगा, इसलिए वो कोई मातृ सत्तात्मक का सूचक नहीं था। सिर्फ माँ का नाम अपने पुत्र के नाम के आगे लगाया जाता था। हालांकि बेटी के शासक बनने का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता है जो कि कहीं भी आर्य समाज के खिलाफ नहीं है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती वाला नहीं, उस आर्य समाज की मैं बात कर रहा हूँ जो वैदिक काल से संबंधित है। ठीक, अब कुछ विद्वान इनके ब्राह्मण होने पे भी सवाल उठाते हैं और उनका मानना क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो एक इतिहासकार है डीके भंडारी व कुमार भ्रमर घोष, वो जो है यह मानते हैं वो सातवाहनों को ब्राह्मण मानने में आपत्ति करते हैं। ऐसा क्यों और इसके पीछे उनका क्या लॉजिक है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इनका मानना है कि जो नासिक गुहालेख में एक शब्द लिखा है एक ब्राह्मण, वह यह मानते हैं कि इस शब्द का अर्थ यह सातवाहन ब्राह्मण ना होकर के यह था कि ब्राह्मणों के पोषक थे। और इनके जो गौतमी बलश्री है, यहाँ बोलश्री लिख उठा है, थोड़ा सा कंप्यूटर से हिंदी में टाइपिंग करने में बड़ी तकलीफ देह बात होती है, तो थोड़ा सा एरर हो जाते हैं, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। तो गौतमी बलश्री जो थी इनके लिए राजर्षि वधू का प्रयोग किया जाता है, जो कि राजर्षि वधू का प्रयोग आप लोग देखेंगे तो सीता के लिए किया गया है, फिर उसके बाद पांचाली के लिए किया गया है, मतलब क्षत्रियों के लिए किया जाता था सामान्यतः। ठीक, तो इससे अनुमान लगाते हैं कि ब्राह्मण न होकर के क्षत्रिय घराने से संबंधित थे। लेकिन इस मत का भी खंडन होता है, क्योंकि एक ब्राह्मण, अगर आप भी अपना सेंस लगाएं तो एक ब्राह्मण शब्द जो नासिक गुहालेख में लिखा गया है वह कहीं कहीं ब्राह्मणों का पालक न होने से बल्कि इस बात के ज्यादा निकट है कि वह एक ब्राह्मण था। जैसे समझदार देखिए, एक ब्राह्मण गौतमी पुत्र सातकर्णी अगर लिखा हुआ है तो यह इस बात के ज्यादा निकट है कि एक ब्राह्मण जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी था, ऐसा विद्वानों का मानना है। और जो बात रही राजर्षि वधू की या राजर्षि की, तो पुराणों में उल्लेख मिलता है दधीच नामक ब्राह्मण के लिए जिनके लिए राजर्षि शब्द का उपयोग किया जाता था, तो इस मत का भी खंडन हो जाता है। अब जो विद्वान इन्हें ब्राह्मण मानते हैं, हालांकि सातवाहनों ने खुद को भी ब्राह्मण माना है और इनके जो लक्षण है आगे चल के इनके जो कार्य हैं वो भी कहीं ना कहीं इनका ब्राह्मणों के प्रति झुकाव को दिखाते हैं, जो आगे हम अभी देखेंगे। और इस मत का समर्थन जो करते हैं वो सेनार्ड ब्यूलर
वह हेमराज चौधरी जो है सातवाहन को ब्राह्मण माना है, क्योंकि गुहनासिक गुहालेख में एक ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि गौतमीपुत्र सतकर्णी के, यह बताता है गौतमीपुत्र सतकर्णी एक ब्राह्मण थे, नंबर एक। नंबर दूसरा जो है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी, जैसे उनकी माता के आगे, उनके नाम के आगे लगा था वशिष्ठ पुत्र सातकर्णी, ये इस शब्द का परिचायक ज्यादा दिखाई पड़ता है। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे वंश में गोत्र होता है, जैसे कि मेरा सांडिल्य गोत्र है, ठीक उसी प्रकार किसी का भरद्वाज गोत्र होता है। तो उसी प्रकार विद्वानों का मानना है कि जो गौतमी था या वशिष्ठ था, यह एक मतलब ब्राह्मण ऋषि थे, ऋषि मुनि थे, और ये इन्हीं के वंशज रहे होंगे, या इनकी माता जो है इनके घराने संबंध रही होंगी, इनकी माता का नाम भी चूंकि यही था, इससे दो अर्थ निकल सकते हैं। हालांकि विद्वानों को माना है कि ये जो है नाम जो है ब्राह्मणवादी सूचक है, इस वजह से यह भी बात की पुष्टि होती है हेमराज चौधरी द्वारा की जाती है कि ये ब्राह्मण ही थे। और सर्वमान्य गण तिथि जो भी है, जो सर्वमान्य मत है, वह भी सातवाहनों को ब्राह्मण मानता है। अब थोड़ा इनके राजवंशों के बारे में प्रकाश डालेंगे, या इनके ऊपर नजर डालते हैं कौन कौन से राजा थे। तो इनके वंश के संस्थापक सिमुक, जो कि 60 बीसी से लेकर के 37 बीसी तक शासन करते हैं। और जब सिमुक की मृत्यु होती है, उस समय उनका पुत्र जो सातकर्णी प्रथम रहता है, चूंकि वह अवयस्क रहता है, शासन करने योग्य नहीं रहता, इसलिए उनका छोटा भाई कृष्णा जो है शासन गद्दी पर बैठता है और 18 वर्षों तक शासन करता है। उसके बाद सातकर्णी प्रथम शासन करते हैं 27 वर्ष से 17 ईस्वी तक। उसके बाद इस राजवंश के लिए एक अंधकार का युग आता है। अंधकार का युग मतलब जब हमें इतिहास में किसी विशेष कालखंड के बारे में या किसी राजवंश की विशेष कालखंड के बारे में हमें पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते हैं, पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है, तो हम इतिहास की भाषा में उसे उस वंश का अंधकार युग कहा जाता है। ठीक, तो वह भी इसके लिए आता है, जो कि 17 बीसी से लगभग 106 एडी तक दिखाई पड़ता है। दोबारा जब गौतमीपुत्र सातकर्णी दिखाई पड़ता है 106 से लेकर 130 एडी तक, तब माना जाता है कि ये शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित हुआ, और पुनः जो हमें इसके इतिहास से अच्छे खासे साक्ष्य मिलने लगते हैं। उसके बाद वशिष्ठ पुत्र पुलमावी बैठते हैं गद्दी पे, और यज्ञ श्री सतकर्णी जो है इनके अंतिम शासक के रूप में शासन करते हैं। अब हम धीरे धीरे एक एक शासकों के बारे में इनके विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले दो ही प्रमुख शासक हैं, मैं आपको बता दूं, सातकर्णी प्रथम और सातकर्णी द्वितीय। नाम भी सेम है, तो इससे आप कुछ संयोग से समझ लीजिए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्हीं दो शासक महत्वपूर्ण हैं, और थोड़ा सा प्रकाश में इनके संस्थापक के ऊपर डाल देता हूँ। जो सिमुख संस्थापक था वो कोई विशेष कार्य नहीं किया, वह उसके समय में जो ये सातवाहन वंश था केवल महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही विकसित था, कोई बहुत ज्यादा विस्तार नहीं था, कोई बहुत बड़े राजवंश के रूप में स्थापित नहीं था। उसने कुछ जैन और बौद्ध धर्म के मंदिर वगैरह भी बनवाए हैं, थोड़ा दान वान करता था, एक सहिष्णु शासक था, बहुत ज्यादा मार काट नहीं किया। बस इसके बारे में इतनी जानकारी रखना है। कृष्णा के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी मिलती ही नहीं है, तो उसकी बात ही नहीं यहाँ की जा सकती। अब हम बात करते हैं पहले इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक सातकर्णी प्रथम के बारे में। सातकर्णी प्रथम ही वह शासक हुआ जिसने सातवाहन वंश को एक पहचान दिलाई, और कहीं न कहीं उत्तर भारत में जो राजवंश थे उनके बराबर ला करके खड़ा कर दिया किसको, सातवाहनों को। अब किस प्रकार से, तो इसके हमें प्रशासन में या इसके प्रशासन के तरीके में हमें कहीं न कहीं चंद्रगुप्त प्रथम की एक छवि दिखाई पड़ती है। जैसे कि आपको याद होगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने सेल्यूकस निकेटर को हराने के बाद उनकी पुत्री हेलेना से विवाह किया था। ठीक उसी प्रकार ये भी अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक महारथी सरदार पुत्री, जिसका नाम नायिका या नागरिका विद्वानों का मानना है ऐसा मिलता है, उससे विवाह किया, तथा उससे सरदार का सहयोग मिलती है, उसकी शक्ति बढ़ती है। उसके पश्चात उसने साम्राज्य को अपना विस्तार करना प्रारंभ किया। सबसे पहले वह शकों के ऊपर आक्रमण करता है और शकों से भी कुछ क्षेत्रों को वह छीन लेता है। और नासिक गुहालेख में चूंकि इसके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वह है दक्षिणापथपति। दक्षिणापथपति मतलब यह हो गया कि दक्षिण भारत का जो महाराष्ट्र दक्कन का क्षेत्र था उसके ऊपर इसका नियंत्रण स्थापित था। और इसके लिए दो और जो सम्मानजनक शब्द प्रयोग किए गए हैं वह है अश्वमेघ यज्ञ द्वितीय इष्टा, जिसका अर्थ होता है कि 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करने वाला। यह शब्द भी इसके साम्राज्य के बड़े होने का परिचायक है। वह किस प्रकार से है वो भी मैं आपको भी समझाता हूँ। इसलिए दोस्तों, क्योंकि अश्वमेघ यज्ञ आपको यदि पता होगा तो अश्वमेघ यज्ञ विशेषकर पूजा की जाती है और एक घोड़े को छोड़ा जाता है उसके मस्तक पे एक चुनौती लिख करके कि भाई यदि
या घोड़ा आपके साम्राज्य से गुजर गया तो आपका साम्राज्य मेरा, यानी कि आपने हमारी अधीनता स्वीकार कर ली, या तो आप इस घोड़े को रोकेंगे और चुनौती को स्वीकार करेंगे और हम आपके ऊपर आक्रमण करेंगे अपने घोड़े को छुड़ाने के लिए। ठीक, तो कहीं न कहीं यह माना गया है और यह इतिहास में देखा भी गया है कि छोटे राजा अश्वमेध यज्ञ कर नहीं पाते हैं। बेसिकली जो है, जो बड़े राजा थे या जिनका साम्राज्य बड़ा था, उन्हीं के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का प्रमाण हमें दिखाई पड़ता है। इसलिए भी इससे माना जाता है कि इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। और हेमराज चौधरी की बात करें तो इसने जो है विंध्य के क्षेत्र में अपना शासन स्थापित कर लिया था और अपने आप को कहीं न कहीं उत्तर के भारत के शासकों के बराबर स्थापित कर दिया था। हालांकि जब सातकर्णी की मृत्यु होती है तो इसके पिता के बाद जब इसके पिता की मृत्यु हुई तो ये अवयस्क था, शासन पे बैठने लायक नहीं था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें दिखाई पड़ता है, सातकर्णी की मृत्यु के बाद इसके पुत्र जो है अवयस्क रहते हैं, शासन पे बैठने लायक नहीं रहते हैं। उस समय उस शासन की भागदौड़ संभालती है इसकी जो पत्नी रहती है नागरिका, वह शासन को चलाती है क्योंकि पुत्र अवयस्क होते हैं। और इसी के साथ सातवाहन वंश का अंधकार का युग शुरू हो जाता है, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है 100 वर्षों तक के इतिहास के बारे में। कुछ शासकों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि शिवाश्री अपाली, कुंतल सातकर्णी और एक शासक है हाल। इनके बारे में कुछ विस्तार से बस इनका नाम हमें जानकारी सामान्यतः दिखाई पड़ती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी या सातकर्णी द्वितीय के नाम से ही जाना जाता है। ये 106 ईस्वी से लेकर के 130 एडी तक शासन करते हैं या ईस्वी तक शासन करते हैं और इस वंश के सर्वशक्तिशाली शासक थे। सबसे ज्यादा अपने साम्राज्य का विस्तार किया और एक नया कीर्तिमान भारतीय इतिहास में अपने लिए स्थापित कर दिए थे। अब इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। इनके बारे में अगर सबसे पहले जाने कि इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इनकी माता थी गौतमी बलश्री। उन्होंने नासिक में एक गुहा लेख का निर्माण करवाया था, जो कि भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस माना जाता है मौर्योत्तर काल के लेकर के। अब गुहा लेख मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं ना, गुहा लेख मतलब होता है कि किसी भी जैन, जैसे बौद्ध संप्रदाय या जैन संप्रदाय या किसी ऋषि मुनि को एक गुफा का निर्माण करवा करके उसे दान दे देना रहने के लिए। और जब ऐसे दान दिए जाते थे तो उसमें जो है राजा महाराजा उसकी दीवारों पर अपने लेख, अपने वंश के बारे में, हम कौन है, किसे दे रहे हैं, हमें अपनी कीर्त गाथा जो है लिखवाते थे, जो आज हमें हमारे इतिहास लेखन में सहायता देता है। ठीक, और इसका जो लिखवाने का साल माना जाता है वह 18 वर्ष से 24 वर्ष के मध्य माना जाता है। समझ आते हैं, यहाँ पे 54 लिखा है, इसे आप लोग 24 कर लीजिएगा। 24 वर्ष के मध्य, तब जब सातकर्णी शासन कर रहा था उसकी गद्दी के 8 राह से लेकर 24 के मध्य, हालांकि वह 24 वर्ष से ही शासन ही करता है। इसी के बद्ध जो है इसने गुहा लेख का निर्माण करवाया था। अब गौतमी पुत्र, थोड़ा विजय के बारे में इसके जान लेते हैं। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था, या जब गद्दी पे बैठा तो इसने सबसे पहले शकों के ऊपर आक्रमण किया। ठीक, क्योंकि शक ही उस समय सबसे महत्वपूर्ण थे। शकों का नियंत्रण कहाँ था? गुजरात के क्षेत्र में और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में और महाराष्ट्र के ऊपरी भाग में कुछ जो है हमें शक के प्रमाण दिखाई पड़ते हैं। और उसके ऊपर हमें पार्थियंस और थोड़ा और ऊपर चले जाएंगे अफगानिस्तान या पाकिस्तान के पास, तो हमें वहां पे हिंद यूनान साम्राज्य दिखाई पड़ता है। ठीक, यह सबसे पहले शकों पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है तथा उससे राज्य को जीतता है। और इस बात की पुष्टि जो होती है, नासिक गुहा लेख में एक लाइन लिखी हुई है, शक यवन पहलव नाशक, अर्थात कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक, यवन और पहलुओं का नाश किया हुआ था। ठीक, और इस बात का प्रमाण यह भी देता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है शकों के ऊपर विजय हासिल की थी। इस बात का प्रमाण हमें इस बात से भी मिलता है, महाराष्ट्र के नासिक से करीब 13,000 सिक्के मिलते हैं और वो सिक्के ऐसे विशेष थे कि पहले इनके ऊपर जो है शकों की छाप अंकित थी। ठीक, यानी जिस सिक्के पहले शक द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन बाद में इनके ऊपर दोबारा उन्हीं सिक्कों के ऊपर गौतमी पुत्र सातकर्णी के छाप अंकित करके पुनः जारी किए गए थे, जो इस बात के प्रमाण थे कि शकों को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पराजित किया था तथा उन्हें इसकी सिक्कों को पुनः जारी किया था। हालांकि इसने कौन कौन से राज्य जीते थे या भी नासिक गुहा लेख का ही मैं यहाँ पर एक श्लोक टाइप में है, इसको मैं आपको सामने रखा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है असिक। असिक मतलब है कृष्णा नदी के तट पर। अशक, अशक मतलब है गोदावरी नदी के तट पर। मूलक, मूलक का मतलब है पठारी भाग।
कुकुर प्रांत अनूप विभद अकारवंती राजस बीज भवत परिचित सता सहा कन हिंग्र शीर्तन मलय महिद नासक लेख। चूंकि ये थोड़ा हमको लग रहा है प्रकृति भाषा में लिखा गया लेख है, इस वजह से प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसके अर्थ को समझ लीजिए। कुकुर मतलब था पश्चिमी राजपूताना, असिक मतलब था कृष्णा नदी के तट पर, मूलिक मतलब पठारी भाग, औसक मतलब गोदावरी का तट, अपरांत मतलब कोंकण। कोंकण किसको कहते हैं? तो दमन से लेकर के गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण का क्षेत्र कहा जाता है। अवंती मतलब मालवा, परिचिता मतलब विंध्य का क्षेत्र पर किसका नियंत्रण स्थापित था दोस्तों? गौतमीपुत्र सातकर्णी का नियंत्रण स्थापित था। इस यहाँ तक हमने उसका साम्राज्य विस्तार देखा। साम्राज्य विस्तार की बात करें तो इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ कहाँ तक था? चूंकि विंध्य राज्य कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, गुजरात, थोड़ा सा भाग राजस्थान का भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा शासन ऐसा मिलता है जिसने पहलों और यमुनों का पर भी नियंत्रण स्थापित किया था। तो हो सकता है जिसने जो है कि राजस्थान तक इसका क्षेत्र रहा हो। नीचे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश तक इसका क्षेत्र विस्तारित था। और सातवाहन वंश में सबसे ज्यादा जो साम्राज्य विस्तार दिखाई देता है वह हमें गौतमीपुत्र सातकर्णी के ही समय पर दिखाई पड़ता है दोस्तों। अब थोड़ा हम बात कर लें गौतमीपुत्र सातकर्णी का धर्म से संबंध क्या था, धार्मिकता इसकी कैसे थी। तो सातकर्णी ब्राह्मण धर्मावलंबी था। उसने ब्राह्मणों को गाय, हाथी, मुद्रा तथा भूमि देने की प्रथा चलाई थी। और इसने ऐसा कई जगह उल्लेख मिलता है, इसने कई हजार सिक्के, कई हजार गाय और 20 हाथी और बहुत सारी भूमि ब्राह्मणों को दान दिया। और एक बात याद रखिएगा, भूमि दान देने का जो प्रथा थी वो सातकर्णी ने ही चलाई थी, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ही चलाई थी। हालांकि यह सभी धर्मों के प्रति जो है सहिष्णु शासक था। इसने बुद्ध, जैन इत्यादियों को भी भूमि दान दिया, चैत्य बनवाए, विहारों का निर्माण करवाया। इसके बाद सिंहासन पे बैठता है इसका पुत्र वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। वशिष्ठ जो है इसके पत्नी का नाम रहा होगा। 130 से लेकर के 159 ईस्वी तक इसने शासन किया। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, यदि आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो 130 से क्या 135 के आसपास ही एक शासक जो शकों का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था रुद्रदामन, जिसने संस्कृत में पहला अभिलेख जारी किया था, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात की गिरनार में स्थित है, वो भी शासन पे बैठता है। और वो किसका समकालीन हो जाता है? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की। और ऐसा साक्ष्य मिलता है कि वशिष्ठ पुत्र पुलमावी और रुद्रदामन के बीच में युद्ध होते हैं। हालांकि इसमें जो है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की पराजय होती है और रुद्रदामन का इसके क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित हो जाता है और इसका राज्य सिमट जाता है। इसके कुछ राज्यों पर उसका नियंत्रण स्थापित होता है, पूरे राज्यों पे नहीं। हालांकि इसके पहले जो है इसने एक शासक जिनका नाम था चेष्टन को पराजित किया था किसने? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने। और चेष्टन के बाद रुद्रदामन जो है शासक बनता है और वह पुनः आक्रमण करता है वशिष्ठ पुत्र के ऊपर। और इस बार किसकी पराजय होती है? इस बार वशिष्ठ पुत्र पुलमावी की पराजय होती है और रुद्रदामन विजयी हो जाता है। अब इसके बाद दो छोटे छोटे शासक बनते हैं जिनके बारे में बहुत विशेष जानकारी हमें रखने की जरूरत नहीं है। वो है शिवगी सातकर्णी तथा स्कंद सातकर्णी, जो कि 159 से लेकर 166 एडी तक तथा 167 से लेकर 174 एडी तक शासन करते हैं। इसके बाद इस वंश का अंतिम तथा शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी जो है शासन पे बैठता है। और इसने 27 वर्षों तक शासन किया। और इसने पुनः जो है जो इसके पूर्वज यानी पुलमावी के टाइम पे राज्य का संकुचन हुआ था या राज्य का जो है विस्तार रुक गया था या संकुच पहले से छोटा हो गया था, इसका विस्तार ये पुनः नर्मदा घाटी तक ले जाता है। और इसके बाद राजाओं को उल्लेख नहीं मिलता और यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश और कुछ अन्य वंशों का स्थापना हो जाती है और धीरे धीरे जो है सातवाहन वंश का अंत हो जाता है। हालांकि यह नहीं पूर्णतः स्पष्ट है कि सातवाहनों को किसने एकदम से खत्म किया। ये खत्म होते हैं यहाँ पे इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हो जाती है, लेकिन किसके द्वारा किस अंतिम शासक की मृत्यु होती है यहाँ हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। इसी के साथ हमने आज सातवाहन वंश के बारे में विस्तार से देखा, इसके शासकों के बारे में देखा और यहाँ पर थोड़ा एक अमरावती कला विकसित हुई थी उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण कला नहीं थी। अमरावती चूंकि आंध्र प्रदेश का एक जिला है
और आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है और वहीं पर ये कला का विकास हुआ, इसलिए उसे अमरावती कहा जाता है, अमरावती कला के नाम से जाना जाता है। और इस कला का केंद्र जो है अमरावती तथा नागरकोंडा, ये 2 जिले जो है वर्तमान दौर पर हमें दिखाई पड़ते हैं। और यह कुछ नहीं थी, यह एक मूर्ति कला निर्माण की प्रक्रिया थी जिसमें हमें बौद्ध धर्म की मूर्तियों का निर्माण मुख्यतः दिखाई पड़ता है। और इसमें बौद्ध धर्म की जो जातक कथाएं थी उनका चित्रण मूर्तियों के माध्यम से किया गया था, जिसमें अमरावती कला में। इसमें जो है मूर्तियों के निर्माण में, जब आप मूर्तियों को मैं आपको इतिहास बताऊंगा जिसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, इसमें जो है मूर्तियों के शारीरिक बनावट, शारीरिक उभार के बारे में विशेष ध्यान दिया गया है। इनको यथार्थवादी मूर्ति बनाने का प्रयास किया गया है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के मध्य में साझा कर दीजिएगा। धन्यवाद।